चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या है, किस नियम से काम करने जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट में, हर जगह ट्रेनिंग दी जाती है कि जो काम आपको करना है वो काम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, और बाद में अगर काम में गलती होगी और आपको अगर उसका दोष दिया जाएगा तो उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं दोषी होगा। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, जो भी अच्छे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने का जरूर उपाय करती हैं, और जो नहीं देती हैं उनका परफॉर्मेंस या लोगों का रिस्पांस उनके अपेक्षानुकूल उस ढंग का नहीं हो पाता है, क्योंकि जो काम करने में अज्ञानतावश जो टाइम लॉस होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। अगर हमारे द्वारा आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो आप खुद ब खुद जाकर के देखेंगे, सीखेंगे, तो जो चीज़ें आपको 15 दिन और 4 हफ्ते के ट्रेनिंग में, 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में मिल गई, उसको सीखने में आपको 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। दूसरी बात कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी करता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको कोई भी जानकारी डिफरेंट सोर्स से मिलेगी और डिफरेंट तरीके की मिलेगी, तो उस जानकारी में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, जिस कारण से आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आप लोगों ने मोटिवेशन की क्लास की होगी, कम्युनिकेशन की क्लास की होगी, मैं भी थोड़ी देर था क्लास में, उससे भी आप लोगों को फायदा हुआ होगा। कम्युनिकेशन के मामले में आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है समझना, कम्युनिकेशन को भी समझना। मेरी तरफ से बस इतना ही है। कम्युनिकेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है कम्युनिकेशन गैप, जो आप लोगों को बताया गया था, स्टोरी के थ्रू बताया गया था और डिफरेंट मेथड से बताया गया था। लेकिन उसमें मेरा निष्कर्ष यही है कि कोई भी बात आप लोगों ने बहुत अनुभव किया होगा व्हाट्सएप और मोबाइल और इसके थ्रू, फेसबुक वगैरह के थ्रू, कि कोई भी ऐसी बात, उसकी सत्यता या उसकी सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने आदमी से होकर के आप तक पहुंची है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात डायरेक्ट आप तक अगर पहुंच रही है, तभी आप उसकी सत्यता के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। अगर वो बहुत सारे लेयरों से गुजरती हुई, बहुत लोगों से होती हुई आप तक पहुंच रही है, तो आप हमेशा जान लीजिए कि उसमें सत्यता की गुंजाइश उतनी ही कम रहेगी। जब आप सरकारी सेक्टर में नौकरी करने आएंगे, जब आप क्षेत्र में सर्विस करने जाएंगे, तो तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आप सिर्फ एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है, इस बात का ओरिजिनल सोर्स कहाँ पर है, और वो जो आदमी हमको कह रहा है वो कितने आदमियों उसको कहाँ से मालूम हुआ। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि कोविड-19 में, कोरोना में कम्युनिटी उसमें नहीं गए हैं, हम लोग स्प्रेड में नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग सोर्स का पता लगा पा रहे हैं। सोर्स का पता लगा पा रहे हैं और लगाने में कोशिश कामयाब हो पा रहे हैं। जिस दिन पूरी तरह से फेल कर जाएंगे उसी दिन मान लेंगे कि हाँ कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। उसी तरीके से अगर आप सोर्स का पता लगाने में सक्षम हैं कि हाँ एग्जैक्टली इस आदमी को यहाँ से ये बात मालूम हुई है और इसको यहाँ से मालूम हुई है, तो आप समझिए कि आप सही मालूम कर पा रहे हैं। अगर आपको उसके सोर्स का पता नहीं है तो आप मान लीजिए कि उसकी बात में उतनी ही कम सत्यता होगी। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? हेलो। हाँ संजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पहले तो सर ये आपके लिए स्पेशली है सर। थैंक यू वेरी मच। देख और लिया मैंने। हाँ, और सुरभि मैम के लिए भी है। सुरभि मैम अभी क्लास ले रही हैं, और हम लोग जो है, मैंने इसलिए लिया कि मैंने समय के लिए आपके साथ ज्वाइन करना बेहतर समझा कि मैं एक बार सारी बातों को फिर से आपको समझा सकूं कि सारी चीजें मिट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस होगा और लोगों को। तो सारी बातों को एक बार समअप करने के लिए ही मैं आया हूँ, कि चाहे वो किसी भी चीज की क्लास हो। जैसे कम्युनिकेशन और मोटिवेशन पर जो हमने आपको क्लास दी थी, पहले मैंने उसी से शुरुआत की क्योंकि वो विषय वस्तु से बिल्कुल हट करके था। तो कम्युनिकेशन की में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है
कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के सोर्स के बारे में आपको पता नहीं है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि हमको बताने वाला का सोर्स क्या है कंफर्म, हाँ, तो आप मान लीजिए कि उसमें आप उसकी बात को कभी आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी भी यही यही होता है कम्युनिकेशन गैप। कोई भी बात जब एक आदमी से, एक सोर्स से निकल करके 10वें व्यक्ति तक पहुंची है, तो 9 आदमी उसमें कुछ ना कुछ अपना जोड़ देते हैं, और नतीजा ये होता है कि ओरिजिनल बात बदल जाती है, अब बात को कुछ की कुछ हो जाती है। इसका स्पष्ट उदाहरण हम लोग दिन रात व्हाट्सएप और मोबाइल और इस पर जो है हम लोग देख रहे हैं, और सारे लोग समझ रहे हैं कि आंख मूंद करके भरोसा करने का नतीजा क्या होता है। इसलिए सारे लोग जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी वो हैं, वो यही जानते हैं कि जो आदमी बोल रहा है कौन से ज्ञान से बोल रहा है, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं फेसबुकिया ज्ञान जो है, मोबाइल वाला ज्ञान जो है, वो बहुत घातक हो गया है आजकल के जमाने में। तो इसी तरीके से जब आप सर्विस में जाएंगे, जब आप ब्लॉक में जाएंगे, अंचल में जाएंगे, तो आपको एक से एक लोग मिलेंगे और एक से एक लोग बात बताएंगे पॉलिटिक्स के बारे में और काम के बारे में और इसके बारे में उसके बारे में। और सबसे भी खतरनाक बात जो होगी, चूंकि आप लैंड से जुड़े हुए रहेंगे, तो आपको जनरल टाइप के आदमी जो मिलेंगे सो मिलेंगे ही, कुछ व्हाइट कॉलर्स, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर दलाल टाइप के भी लोग मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमेंगे, आपको सॉलिड प्रूफ देंगे कि देखिए हम फलाने आपके पदाधिकारी के साथ तो हम रोज सुबह शाम बैठते हैं, आप फलाने नेता के साथ सुबह शाम बैठते हैं, आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो ये होगा वो होगा। हाँ, मतलब वो आपको हर तरीके से इम्प्रेस करना चाहेंगे काम के मामले में, सिर्फ अपने फोकस से। उनकी वास्तविक सच्चाई क्या है आपको नहीं मालूम है, वो जो बोल रहे हैं उसका सोर्स क्या है भी आपको नहीं मालूम, अपनी तरफ से जोड़ के बोलना है। तो वैसे लोगों से हम लोगों को वहीं वहीं पर हम लोगों को कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोगों का कम्युनिकेशन कैसा हो, जो हम रिसीव कर रहे हैं और जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन जो हम लोग दूसरे से रिसीव करते हैं, और दूसरा वो होता है जो हम लोग पुट फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट को। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जैसे देखते हैं ना व्हाट्सएप में बहुत लोग की आदत होती है, कोई मैसेज आया बिना सच्चाई जाने नहीं जाने क्या है, सच्ची बात है झूठ बात है, कोई प्रोपेगेंडा है, तुरंत उसको लेकर के 10 आदमी को फॉरवर्ड कर दिया। नतीजा क्या होता है कि आप तो खुद बेवकूफ बन ही रहे हैं, साथ साथ 10 और लोगों को शामिल कर रहे हैं। कंफर्म होइए तो कम्युनिकेशन को आगे की तरफ बढ़ाइए, नहीं हो तो पहले उसकी जांच कीजिए, सोचिए समझिए और तब कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप बिना फील्ड में 10 तरह की बातें सुन करके अपने पदाधिकारी के साथ कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे, तो नतीजा ये होगा कि वो आपको जो है कुछ दिन के बाद आपके बात का वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्यों? कि उसमें से 10 में से 8 बातें अगर झूठ होंगी और उसमें सत्यता नहीं होगी, या उनसे किसी तरह की व्यवस्था पैदा होने की बात होगी, तो लोग आपके बात का वजन खत्म हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम फील्ड में जा रहे हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा रहना है। पब्लिक इंटरेक्शन का ही सारा काम है। सर्वे में अगर आपको कदम कदम पर पब्लिक इंटरेक्शन मिलेगा, एक तरफ पब्लिक इंटरेक्शन मिलेगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ और गवर्नमेंट उसके साथ आपका इंटरेक्शन मिलेगा। तो आपको दोनों तरफ देखना है, आपको अपने पदाधिकारियों को भी देखना है और अपने नीचे वाले को भी देखना है, ऊपर वाले को भी देखना है और प्लस पब्लिक को भी देखना है। तो इस चीज का तो हमेशा ख्याल रखना है कि हमारा कम्युनिकेशन वो जो हो। मोटिवेशन की जहां तक की जो बात थी, तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा मतलब यही होता है मेरे अंदाज से कि आपको किसी भी परिस्थिति में पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। मोटिवेट होने का मतलब यही होता है कि अगर प्रॉब्लम आ भी रही है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या है, तो आप पेशेंसली अगर थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाइए, विचार कीजिए, लोगों से विचार विमर्श कीजिए, तो इट मे बी कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ही निकलेगा, अगर आप गलत नहीं हैं तो। अगर आप गलत हैं तभी आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आप सही हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटिवेशन में ही होता है कि किसी भी मुसीबत में, किसी भी परिस्थिति में आदमी को बैक फुट पर जाने के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए कि हम आगे की तरफ काम करें
और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी ही आएंगी, आपकी जगह दूसरे के साथ आएंगी, और जो रहेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम देख करके अगर आप नहीं भागते हैं तो आपके लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को अपने से कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं। आप प्रॉब्लम को देख करके भाग तो नहीं रहे हैं, आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन खोज रहे हैं, या आप भागने का रास्ता खोज रहे हैं। अगर आप सोल्यूशन किसी भी सेक्टर में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में रहिए, आप कहीं भी रहे होंगे, हर जगह आपको प्रेशर, हर जगह काम। और एक आम धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में की अपेक्षा गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेशर कम होता है, टॉर्चरिंग कम होती है, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। अभी के समय में आपको मैं ये स्पष्ट बता दूं कि अभी के समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। उसका साक्षात उदाहरण यही है कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि सारे लोग इस फेज से, हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, सारे लोग इस फेज से गुजरते हैं, कि गवर्नमेंट पॉपुलेशन बढ़ा है आपका पिछले 10-20 सालों में, तो क्या उस अनुपात में सर्विसेज बढ़ी हैं, नौकरी की संख्या बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। हर ऑफिस में आप जाएंगे, आपको जो है जितने स्ट्रेंथ हैं उससे कम एम्प्लॉयज मिलेंगे। काम बढ़ा है लेकिन आदमी की संख्या नहीं बढ़ी है, एम्प्लॉय की संख्या नहीं बढ़ी है। हजारों हजार की संख्या में अभी भी पोस्ट खाली है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना आदमी नहीं है, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है सरकार, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। तो उसका सीधा इफेक्ट ये हो रहा है कि जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उनको प्रेशर झेलना पड़ रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कि लोग आज के डेट में गवर्नमेंट साइड में प्रेशर में नहीं है, चूंकि काम उनको ज्यादा दे दिया गया है और प्रेशर उनकी संख्या कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कम है, सुविधा कम है। तो नतीजा ये होता है कि काम के अनुपात में जब आप ज्यादा काम दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि काम की क्वालिटी भी खराब होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि ये मान लेना कि गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से काम करिए, आराम से काम करना है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरीके से घुसना जितना मुश्किल होता है, निकलना में मुश्किल होता है। प्रोटेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, और थोड़ा सोशल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे अच्छे जगहों में वो भी नहीं होता, अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर वो भी नहीं होता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर इन सब बातों से हम लोग को बहुत नहीं जाना है। हम लोग को ये मान के चलना है कि हम लोग को अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करेंगे तभी हम अच्छे तरीके से रह भी सकेंगे और टेंशन फ्री होकर के रह सकेंगे। जब आप काम करेंगे, रिजल्ट ओरिएंट करेंगे, तो आप फुल्ली टेंशन फ्री होकर रहेंगे। और जब आपका काम नहीं होगा, जब आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तभी आपको टेंशन होगा। आप कहीं भी काम किए होंगे तो आप यही देखते होंगे कि जिस दिन आप टारगेट पूरा कर लेते होंगे उस दिन बहुत चैन की नींद सोते हैं, आप बहुत आराम से फ्री महसूस करते हैं, आज हमने अपना काम पूरा कर लिया। तो हर जगह की यही बात है कि जब आप काम अच्छे ढंग से करते हैं तो आप मेंटली कभी टेंशन में नहीं रहेंगे। अगर कामों के प्रति लापरवाही होगी, काम नहीं पूरा होगा, काम नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से आपको भी टेंशन होगा, दूसरे के साथ साथ आपको भी टेंशन होगा। तो ये तो सारी जनरल बातें हुई। अब हम लोग एक बार रिवीजन मैं करना चाहूंगा कई एक पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला जो सबसे पहला है कि आप जहां काम करने जा रहे हैं, आप जिस काम में आ रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, उसका पूरा स्ट्रक्चरल उसका वो क्या है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारे यहाँ दो तरीके के हैं। बहुत लोग हैं जो जानते होंगे, अच्छी तरह से चीजों को समझ रहे होंगे। जैसे कि स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर है। स्टेट लेवल पर आप जान रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आप आ रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हमारे यहाँ 3 निदेशालय आते हैं। एक आपका भू अभिलेख परिमाप निदेशालय है जिसमें आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक आता है भू अर्जन निदेशालय, और तीसरा है चकबंदी निदेशालय। इसके अंडर में 3 निदेशालय काम करते हैं। तीनों के डायरेक्टर होते हैं, तीनों में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, और तीनों का सेटअप अलग अलग होता है। तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग सेटअप होता है, और तीनों अपने अपने काम को करते हैं। क्योंकि लैंड एक्विजिशन का अभी के समय में बहुत ज्यादा काम बढ़ चुका है, पिछले कुछ सालों में आवश्यकता भी बढ़ी है और काम भी बढ़ा है। तो वो
चकबंदी का काम जो है पिछले कई सालों से कोर्ट के आदेश से चल रहा था, लेकिन वास्तव में वो काम सही ढंग से तभी संभव है जब आपका सर्वे हो जाए। सर्वे के बाद ही चकबंदी का काम संभव हो पाता है। इसलिए कि जब तक लैंड ऑफ रिकॉर्ड राइट ROR जो है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अपडेट नहीं रहेगा, जब तक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को हम सही नहीं करेंगे तब तक हम उसकी जमीन की चकबंदी नहीं कर सकते। चकबंदी का सिंपल मतलब यही होता है कि छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं, उनको बड़ा रूप में करते हुए उनके साथ जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। अगर हम किसी गांव में मान लीजिए चकबंदी कर रहे हैं तो अगर किसी गांव किसान का एक कट्ठा 2 कट्ठा जहां तहां टुकड़ा है उसको मिला करके एक जगह दे सकें। अगर वहां कहीं से उसको सड़क की सुविधा नहीं है खेत पर पहुंचने के लिए, या मान लिया कहीं गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, तो उन्हीं की जमीन से उसको निकाल सकें। और कुछ सुविधा के लिए अगर कुछ हो सके तो लोगों की जमीन को आपस में चेंज करते हुए, उनकी सलाह से, उनके उससे करते हुए। तो इसमें अभी के समय में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही कि लैंड का कॉस्ट बढ़ गया है, हर जगह रोड पहुंच गई है, रोड साइड में कोई जमीन नहीं देना चाहता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ एग्रीकल्चरल डेवलप एरिया है वहाँ के लोग अभी भी चाहते हैं कि चकबंदी हो। खास तौर पर उसमें जो बिहार का जो क्षेत्र है वो शाहबाद का क्षेत्र है, जो कि धान का कटोरा आप जानते होंगे कहलाता है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें धान की प्रचुर खेती होती है, वहाँ पर लोग इसलिए चाहते हैं कि जब बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो उनको खेती करने में सुविधा होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये 3 निदेशालय होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो तीनों निदेशालय में वर्किंग जो स्टाफ होते हैं वो केवल ऑफिस मैनेजमेंट ही होता है। कुछ हम लोग टाइप के भी लोग होते हैं जो कि फील्ड वाले लोग होते हैं, लेकिन उनका ऑफिस मैनेजमेंट से कोई खास मतलब नहीं होता है। तो एक्चुअली फील्ड को मॉनिटर करना, डायरेक्शन देना, गाइडलाइन इशू करना और गवर्नमेंट फील्ड से रिपोर्ट लेकर के गवर्नमेंट को देना और आवंटन देना, पैसा देना, ये सब सारा काम होता है। ये सारा काम डायरेक्टरेट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो सबसे मेन अब हम लोग आते हैं जिले में। तो जिले में आपका एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हायरार्की काम करेगा कि सबसे ऊपर बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे। बंदोबस्त पदाधिकारी के बाद आपके प्रभारी पदाधिकारी होंगे। तो प्रभारी पदाधिकारी को नॉमिनेट किया जाता है। ADM होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनेट करता है कि सच एंड सच पदाधिकारी जो हैं। ऐसे विभागीय स्तर पर यह प्रयास है कि सभी ADM को प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नॉमिनेट किया जाए, लेकिन इस बारे में कंफर्म अभी तक कोई चिट्ठी नहीं निकली है। लेकिन अभी ट्रीट किया जा रहा है कि सारे ADM स्वतः रूप से प्रभारी पदाधिकारी के रूप में काम करें। तो प्रभारी पदाधिकारी हुए, उसके बाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में किसी एक सीनियर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को दायित्व दिया जाता है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय का। जो जिला बंदोबस्त कार्यालय होता है प्रत्येक जिले में, उस जिले में एक जो ASO हेडक्वार्टर होता है, उसको ये दायित्व होता है कि वो पूरे स्टाफ का ऑफिस का मैनेजमेंट संभाले, प्लस ड्राइंग डिस्पर्सिंग उनको पावर भी दिया जाता है। लोगों के वेतन संबंधी, लोगों के सुविधा संबंधी काम, ऑफिस का प्रबंधन संभालने के लिए उनको पावर दिया जाता है। और जो फील्ड में उनके जितने भी स्टाफ हैं उनका प्रबंधन करने के लिए। और उसके बाद जो होते हैं वो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जो शिविर में होंगे, जो शिविर के प्रभारी होंगे। तो एक ASO हेडक्वार्टर के अलावा भी बहुत सारे ASO होंगे। उसके बाद कानूनगो होंगे, आप लोग होइएगा। कानूनगो के बाद अमीन होंगे। एक्चुअल जो वर्किंग स्टाफ है वो अमीन है, जो सबसे ज्यादा जिसको काम करना है, फील्ड में जाना है, सारा काम करना है। आपके स्तर से मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। मॉनिटरिंग का काम आपके लेवल से शुरू हो जाता है, लेकिन आप मॉनिटरिंग लेवल की सबसे नीचे की कड़ी है जो लिंक करता है एक्चुअल स्टाफ को ऊपर वाले के साथ। आप लिंक करते हैं अमीन को ASO के साथ और ऊपर के साथ, और आपसे ये उम्मीद रखी जाती है
कि आपका जितना भी वर्किंग अमीन है, जो भी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी रहे, आपके नियंत्रण में रहे, आपके देख रेख में हो, और उसको कोई समस्या आए तो ज्यादा से ज्यादा उसका समाधान आपके ही स्तर से हो जाए। अगर आपके स्तर से न हो तभी वो एएसओ के पास जाने की नौबत। आप जितना कम समस्या लेकर के जाएंगे उतनी ही अवधि आपकी योग्यता प्रमाणित होती है, कि चूंकि आप जान रहे हैं। और अगर दोनों में कंट्राडिक्शन हो, दोनों के बातों में कोई कंट्राडिक्शन की स्थिति पैदा हो, कि मान लिया कि किसी मामले में आप कुछ कहते हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कुछ कहते हैं, तो आप पीएसओ हेडक्वार्टर के पास जा सकते हैं, आप प्रभारी पदाधिकारी से दिशा निर्देश ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप की समस्या नहीं समाधान होता है तो आप लिखित में समाधान मांग सकते हैं, निदेशालय से मांग सकते हैं। लेकिन भू अभिलेख निदेशालय वर्किंग में आपको डायरेक्ट काम में कहीं शामिल नहीं है, प्रकाशन की प्रक्रिया में, सुनवाई की प्रक्रिया में कहीं शामिल नहीं है। आपको गाइडलाइन देगा, चिट्ठी देगा, मॉनिटरिंग करेगा, बताएगा, समस्या होगा तो आपको बताएगा कहाँ ऐसे काम कीजिए, करना फील्ड में ही है। ये बात हमेशा याद रखना है। तो ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद आपके शिविर में लिपिक रहेंगे, शिविर कार्यालय में लिपिक रहेंगे, और अमीन रहेंगे, आप रहेंगे, एएसओ रहेंगे। एक जो बहुत बड़ा अंतर है पहले वाले काम में और अभी वाले काम में, जो जिसके वजह से आप सारे टेक्निकल लोगों को लिया गया है, इसके पीछे ये भी मकसद था कि जो डाटा एंट्री का काम है, सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी के लिए, तो जो डाटा एंट्री का काम है, डिफरेंट रिपोर्टिंग्स होंगी, डिफरेंट डाटा का एंट्री की जानी होगी, स्कैनिंग की जानी होगी, तो ये सारा अमीन और आपके स्तर से, अमीन के स्तर से और एएसओ के स्तर से ही होगा। अमीन के द्वारा ही डाटा एंट्री का काम किया जाएगा। वहां पर अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो आपको गाइड करना पड़ेगा। अगर डाटा एंट्री में, जैसे कि प्रपत्र 6 में डाटा एंट्री होना है, कुछ का स्कैन होना है, जैसे सूचनाएं वगैरह हैं उनका स्कैनिंग की जानी है, रजिस्टर वगैरह हैं उनका स्कैन उनका एंट्री किया, उनकी एंट्री की जानी है, रिपोर्ट MIS एंट्री में एंट्री की जानी है, तो जो भी एंट्री में उसको प्रॉब्लम आएगी वो अपेक्षा करेगा कि आपसे मदद मिले। तो इसलिए आपको भी ये जानकारी अधिक से अधिक रखनी पड़ेगी कि डाटा एंट्री में क्या प्रॉब्लम आता है, नहीं आता। पहले ये काम, इस काम के लिए प्राइवेट एजेंसी अलग से हायर की गई थी, जो पूरे का, चूंकि हमारे यहाँ टेक्निकल स्टाफ की कमी थी और हमारे यहाँ नंबर ऑफ अमीन्स भी कम थे, कानून भी कम थे, और टेक्निकल स्किल्ड हैंड नहीं थे, तो उसमें क्या होता था कि आपस में तालमेल के अभाव के चलते काम जो है वो, काम की क्वालिटी जो है सीधे प्रभावित हो रही थी। ये हमारे शिविर वाले जो हैं बना करके देते थे डाटा, और वो जब एंट्री करके लाते थे डाटा एंट्री, तो वो मालूम पड़ता था कि उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं। फिर उनको करेक्शन करने के लिए दिए, फिर वो बैठ करके मिलान किए, फिर वो कभी कभी टाइम ले लिए कि हमको कहे कि हमको 2 दिन में दीजिए, तो 1 हफ्ता में दे रहे हैं, 10 दिन में दे रहे हैं। उनके पास जो मैन पावर है उसकी क्या क्वालिटी है, इसका कोई वो नहीं था। मार्केट से कहीं भी किसी भी लड़के को उठा करके, एंट्री ऑपरेटर को, डाटा कंप्यूटर चलाने वाले को उठा करके अल्लाह करके कभी बिठा दिए कंप्यूटर पर, कागज दे दिया, एंट्री कर दिया। इसको कोई नॉलेज नहीं है कि जो हम जो एंट्री कर रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, और अगर रकबा जो है वो 0.5 और 5.0 में क्या फर्क है। अगर वो इस तरीके का एंट्री कर दिया तो उसको ये नॉलेज नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, उसको सीधा सीधा है कि कर देना है। उसके नज़र में वो जो एंट्री है वो 5 डिसमिल का 5 एकड़ होना वो बहुत मायने नहीं करता है, लेकिन जो जानकार आदमी है, जो काम किए हुए है, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया है। इसमें आप लोगों को जानकारी भी रखनी पड़ेगी और काम करवाना में ऐसा बनाना पड़ेगा कि काम वो अच्छी तरीके से कर सके। इसके बाद जो साइड बाय साइड जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, अभी का जो हमारे यहाँ का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है जिले में जो काम करता है, वो है कलेक्टर का। सबसे ऊपर तो कलेक्टर होगा जो बंदोबस्त पदाधिकारी के चार्ज में है। कलेक्टर एज ए कलेक्टर भी काम करते हैं, रेवेन्यू का वो कलेक्शन करते हैं, इसलिए उनको कलेक्टर कहा जाता है।
और जब वो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देखे जाते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, क्योंकि उनको मजिस्ट्रेट की, जिले की सुप्रीम मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां उनमें निहित होती हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समाहर्ता या कलेक्टर प्लस सेटलमेंट अफसर, 3 रूप में उनका 3 पदनाम हो गया, और तीनों अपने अपने जगह पर सही है। वो टॉप पर हो गए, उनके पास काम का अंबार रहता है। उसके बाद जो रेवेन्यू में आते हैं वो आते हैं एडीएम। रेवेन्यू कामों को देखने के लिए जिला में एडीएम होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एडीएम में भी कहीं कहीं आपको 2-3 एडीएम मिलते हैं। कुछ एडीएम कहीं कहीं पे एडीएम रिलीफ का भी पोस्ट होता है, कहीं कहीं एडीएम सप्लाई का पोस्ट होता है, कहीं कहीं किसी किसी जिले में आप जाएंगे तो आपको 2 एडीएम मिलेंगे। तो और एडीएम के साथ साथ जो उनके पैरेलल होते हैं, जो डेवलपमेंट का काम देखते हैं, वो डीडीसी होते हैं, जो डेवलपमेंट का काम देखते हैं। एडीएम के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो रेवेन्यू सेक्शन होता है, जो राजस्व शाखा होती है कलेक्ट्रेट में, उसके एक डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं वो राजस्व प्रभारी होते हैं उस शाखा के। वो डिप्टी कलेक्टर रैंक के होते हैं जो राजस्व शाखा के प्रभारी होते हैं। वो राजस्व स्तर का, जिला स्तर का सारा काम देखते हैं, पुट फॉरवर्ड करते हैं एडीएम को, और वहां से काम होता है। उसके बाद ये जिला स्तर का हो गया। उसके बाद जिनका ऑफिस होता है, सेक्शन अफसर होते हैं, बड़ा हो छोटा हो, ये सब होता होते हैं। इसके बाद अनुमंडल स्तर पर रेवेन्यू का काम देखने के लिए डीसीएलआर, और डेवलपमेंट के लिए आपके लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, ये दोनों होते हैं। और इसके बाद अंचल में चले आइए तो सर्किल अफसर और वीडीओ, वीडियो डेवलपमेंट साइट के लिए, और रिलीफ एंड रेवेन्यू के लिए सर्किल अफसर। तो रेवेन्यू का जो भी काम होता है, रेवेन्यू रिलेटेड जो भी है, अभी जो हमारे यहाँ नक्शा के लिए, पिछले सर्वे के नक्शा के लिए हर जिले में, लगभग हर जिले में प्लॉटर लगाए गए हैं, जिससे कि हम डिजिटल मैप जो है ले सकते हैं। तो आम पब्लिक को देने के लिए वो लगाया गया है, जिसमें कि आप कोई भी पब्लिक पिटिशन दे करके अपने गांव का नक्शा 150 रुपये में ले सकता है। सरकारी काम के लिए अगर किसी को जरूरत है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बशर्ते कि उसके पदाधिकारी की तरफ से ऑर्डर होना चाहिए। तो आपको विगत सर्वे का जो भी नक्शा जो सर्वे ऑफिस के थ्रू मिलेगा, वो आपको प्लॉटर के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे आप मान लिया कि आप गए हैं बेगूसराय में काम, नालंदा में काम करने गए, आपको नक्शा मान लिया जो है उसमें किसी का नक्शा नहीं है, तो आप सिंपली लिखवा करके आप प्लॉटर से भी मंगवा सकते हैं, लिखवा करके। उसके भी उसका देखरेख का जिम्मा अभी अंचल अधिकारी को दिया हुआ है वर्तमान समय में, जो उसका देखरेख करते हैं, और एक ऑपरेटर उसमें रहता है जो निकाल करके मैप का वो सेल करता है और अपना हिसाब रखता है। तो उसके बाद वीडियो हो गए, सीओ हो गए, और सीओ के बाद सीओ के अंडर में रेवेन्यू अफसर होते हैं, राजस्व पदाधिकारी, जिनको पहले अंचल अधिकारी कहा या अंचल निरीक्षक कहा जाता था। और उसके बाद होता है हल्का, जिसमें राजस्व कर्मचारी होते हैं। कई गांवों को मिला करके एक हल्का बनाया जाता है। हल्का और पंचायत को बहुत जगहों पर को टर्मिनस कर दिया गया है। जितने पंचायत थे उतने हल्का हैं। गवर्नमेंट के स्तर से ये निकला था कि पंचायत जो पंचायत होगा वही हल्का होगा, लेकिन बहुत जगहों पर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। बहुत जगहों पर पंचायत और हल्का अलग अलग है, आज भी अलग अलग हैं। वो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट है, रेवेन्यू का यूनिट है, वो डेवलपमेंट का यूनिट है, वो चेंज होता रहता है। पंचायत की संख्या घटती बढ़ती रहती है, हल्का की संख्या नहीं घटती बढ़ती है। कहीं घटी बढ़ी है तो वो पंचायत के हिसाब से भी है। उसमें कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी के पास ही सब कुछ होता है, जमाबंदी पंजी, सरकारी भूमि की पंजी। अंचल कार्यालय में आप डायरेक्ट खोजेंगे तो आपको कुछ बहुत कम चीजें मिलेंगी। अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी रिपोर्ट करते हैं, जो म्यूटेशन कराते हैं, म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन का संबंध में जो म्यूटेशन होने के बाद जो कागज जनरेट होता है, उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो होता है, जिस आधार पर वो किया गया, जिस जमाबंदी के आधार पर। अब कंप्यूटराइज हो जाने से सारा कंप्यूटर पर आ गया है। इसके अलावा जो कागज हैं, जो उसकी हार्ड कॉपी है, वो सब अलग अलग कर्मचारी के पास रहते हैं।
वो अपने यहाँ पास रखते हैं, उसको रखने का दायित्व उनका होता है। रिसीट है, लैंड रिसीट जो काटते हैं उसका रिकॉर्ड, वो सब अपने पास रखते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप 90% केसेज में आपको कर्मचारी से ही प्राप्त होगा। हर एक कर्मचारी को ये जान लीजिए, मोटा मोटी अपने क्षेत्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण भूखंडों की जानकारी होती है। अगर आपको कहीं किसी जमीन के बारे में कभी डाउट होता है, कोई बड़ा प्लॉट है और आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप कर्मचारी से अगर पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसके पीछे का क्या राज है, क्या कहानी है। हर किसी जमीन का मामला एक ऐसा मामला है जो दिखता है वो होता नहीं है। तो हमेशा जो दिखाई दे रहा है वही है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ा डिस्प्यूट उसके पीछे छिपा हो, जो बहुत सिंपल नजर आ रहा है आपको बहुत ज्यादा उसके पीछे जो है डिस्प्यूट छिपा हो। तो उसको चूंकि वो काम कर रहा है, वो जानता है, म्यूटेशन करता है, घूमता है, रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। भूअर्जन के लिए जमीन चाहिए, कर्मचारी से रिपोर्ट मांगा जाता है। किसी सरकारी काम के लिए जमीन चाहिए, कर्मचारी से रिपोर्ट मांगा जाता है। म्यूटेशन करना है, कर्मचारी से। तो उससे चूंकि हर चीज में रिपोर्ट मांगा जाता है, इसलिए उसको मोटा मोटी सब आइडिया होता है। और मैक्सिमम मामलों में लोग ये भी गलती होती है कि आइडिया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना देखे भी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो इस चीज से बचना है कि जहां पर शक हो वहां फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कर लिया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी बहुत सारे समस्याओं का समाधान स्वतः कर देता है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो जो चीजें आपको किसी से नहीं मालूम पड़ेंगे, वहां खड़े पब्लिक से तुरंत सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली बात क्या है। बहुत आसानी से जो लोग कह देते हैं बाहर में, आपको ऑफिस में आके कह देंगे कि सर कहीं कोई बात नहीं है, ये है वो है, 10 तरह की बात करेंगे। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसके पीछे तो पूरी की पूरी कहानी दूसरी है। क्योंकि आज के समय में लैंड सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का सब्जेक्ट हो गया है। तो ये हमारा है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो मैंने समझा। इसके बाद है कि अब हम लोग को काम कहाँ करना है, वर्किंग एरिया हम लोग का क्या है। तो वर्किंग एरिया में जैसे बिहार में 38 जिले हैं, सब लोग जानते हैं। 38 जिलों को में जो मैन पावर इन्वॉल्व किया जाना है, या जो मैन पावर आप लोग के रूप में जो आ रहा है हम लोग के पास सारे ASO, उसमें हम लोग अधिक से अधिक 20 जिलों में काम शुरू करेंगे। क्योंकि 20 जिलों को हमने फर्स्ट फेज में काम शुरू करने के लिए नोटिफाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जितने मैन पावर है उसमें हम लोग 20 जिले के सभी अंचल कवर अप कर पाएंगे। एक जिले में कोई बड़ा अगर जिला होगा तो हो सकता है कि उसमें 5 अंचल छूट जाएं। छोटा जिला होगा तो हो सकता है पूरा जिला हो जाए। शिवहर है, 6 अंचल है, 5 अंचल है, तो पूरा का पूरा। अरवल है, छोटा सा जिला है, तो हो सकता है एक बार में पूरा हो जाए। अब वहीं आप वेस्ट चंपारण गए तो संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ से नोटिफाइड करेंगे कहाँ, वो ये तय करेंगे DM के हाँ इसी अंचल में हमको काम शुरू करना है। तो फिर आप उसी अंचल तक ही सीमित रहेंगे। फिर दूसरे अंचल में काम नहीं शुरू होगा। वो काम जब साल पर बाद जब आपका काम खत्म होगा, साल 2 साल के बाद, तब वो खत्म होगा, तब वो उसमें हाथ लगेगा। तो 20 जिला एक ही बार में खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। 20 जिले में एक इस फेज के बाद अगले फेज में भी काम होगा। उसके बाद तब फिर 18 जिला में 18 जिले का फिर कुछ लिया जाएगा पोर्शन, और तब देखा जाएगा कि कहाँ तक हम काम कर सकते हैं। इस 20 जिले में जो 20 जिले का जो एरिया है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें दोनों तरीके के जिले शामिल हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। शुरू में जब स्पेशल सर्वे की बात उठी थी और स्पेशल सर्वे में जब काम शुरू किया गया, तो प्रयास यही किया गया था कि वैसे ही जिलों से काम स्टार्ट किया जाए जहां कैडेस्ट्रल के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। जैसे आपका नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, ये वैसे जिले थे जहां कैडेस्ट्रल के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। कुछ जिले ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको रिविजनल सर्वे हो चुका है, फाइनल है, सारे कागज पत्र हैं, वहां पर आपको दिक्कतें इन कंपेरिजन टू कैडेस्ट्रल सर्वे वाले डिस्ट्रिक्ट की तुलना में थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। इसलिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ मैप, मानचित्रों की उपलब्धता, खतियान की उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित होगी बनिस्बत के
कैडेस्ट्रल सर्वे के। उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे वाले जो जिले हैं उनमें आपको बहुत सारे ग्रामों में हो सकता है कि उनका खतियानी नहीं मिले, आपको प्रपत्र 5 बनाने में दिक्कत होगी, आपको जमाबंदी पंजी से बनाना पड़ेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट से तैयार करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे पुराने पेपर मिलेंगे, वहाँ पर पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलेगा बहुत सारी जमीन का। जबकि रिविजनल जो जहाँ पर 40-50 साल पहले रिविजनल का है, वहाँ इस तरह की समस्याएं बहुत कम आएंगी। ये जो 38 जिले हैं, इसमें भी ये 38 जिले को 3 उसमें बांटा हुआ है, 3 हवाई एरियल सर्वे एजेंसी के बीच में बांटा हुआ है। 3 जो एरियल सर्वे एजेंसियां हैं, ये तीनों ही 38 जिला में काम कर रही हैं। इसमें एक ILFS है, एक IIC है और एक GIS है। तो अभी जो हम लोग 20 जिला में काम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो IIC का है। IIC जो एरियल सर्वे एजेंसी है, उसके पास इस 20 जिले में 11 जिले हैं। 11 जिले अकेले जो हैं वो IIC के हैं और 5 जिले जो हैं GIS के हैं, 5 जो हैं वो GIS के हैं और 4 जो हैं वो ILFS के हैं। ओवरऑल ILFS के पास 15 जिले हैं। 15 जिले जो हैं ILFS को मिले हुए हैं, लेकिन इस फेज में केवल जो है ILFS के सिर्फ 3 जिले आ रहे हैं, शेखपुरा, मुंगेर और नालंदा ILFS के हैं। और उधर आपको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, बांका और जमुई, ये GIS के हैं। अब बाकी सारे जो हैं वो IIC के हैं। तो मेजर पोर्शन जो है वो IIC का है। एरियल सर्वे एजेंसी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हम लोग की तरफ से प्रयास यही है कि उनके तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉपरेशन उनके तरफ से आपको जो है, जो भी इनपुट दिया जाना है, जो भी आपको कॉपरेशन दिया जाना है, वो मैक्सिमम आपको मिले। चूंकि किश्तवाड़ में मैन पावर उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाना है, ETS मशीन उन्हीं को देना है। और आपको खाली एक ही चीज उनके जिम्मे नहीं है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ऑथेंटिकेशन। सत्यापित वो नहीं करेंगे, वो आप ही से करवाएंगे, जमीन से करवाएंगे, आपसे करवाएंगे, क्या आप कीजिए क्या सही है, काम वो करेंगे, लेकिन उसके सत्यापन को की मान्यता न पब्लिक दे रही है न सरकार देगी। ये वो जो करके चले गए, क्योंकि वो बाइंड अप होकर के चले जाएंगे, हम आप रह जाएंगे, तो सरकारी जो सेवक होंगे उन्हीं का ऑथेंटिकेशन जो है वो माना जाएगा कि उनके जो है ऑथेंटिकेट किया गया है वही सही है। तो तीनों एजेंसियों से जो के साथ में लाइनिंग रखनी है, जो काम करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो हमारा जो वर्किंग एरिया है वो ये है। इसमें आपको किसी भी जिले में जाएंगे आप जब, तो सबसे पहले आपका जो काम होगा कि आप कम से कम अपना क्षेत्र जरूर देखिए। कहीं पानी की समस्या होती है, कहीं बाढ़ की समस्या होती है, कहीं कुछ समस्या होती है, कहीं कहीं पर आपको बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो ऊपर से नजर आते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल रोड पर हैं, जब आप अंदर में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ की समस्या क्या है। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। पटना और छपरा के बीच में एक ब्लॉक पड़ता है, सोनपुर के बाद एक ब्लॉक पड़ता है दिघवारा ब्लॉक। लोगों को बिल्कुल रोड के किनारे है, बिल्कुल पटना छपरा के मेन रोड पर, रोड के किनारे है। दूसरा कोई भी आदमी देखेगा, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये जो ब्लॉक है बिल्कुल रोड के किनारे है, कम्युनिकेशन पर है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम रोड पर जाना आना है। ज्यादा बड़ा ब्लॉक नहीं है, 10 ही पंचायत का है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस ब्लॉक का आधा जो क्षेत्र है वो गंगा के दियर में पड़ता है। तो जो दिखता है, जो आदमी वहां जाएगा वो तो उसको तो लगेगा कि हम बिल्कुल रोड किनारे हम हैं, हमको जाने आने में कहीं कोई सुविधा नहीं है, हम पटना से 1 घंटे में 2 घंटे में आते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं, काम करेंगे चले जाएंगे। लेकिन जब वो क्षेत्र में जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि दूसरी जगह की तुलना में यहाँ ज्यादा कठिनाई है, इसलिए कि
पूरा गंगा किनारे का जो दिया क्षेत्र है वो कवर करता है। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो हमेशा जो है क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र की ज्योग्राफी को हमेशा ध्यान में रखिए। क्षेत्र की ज्योग्राफी और क्षेत्र को एक बार जरूर समझने का प्रयास कीजिए, उससे आपको ये सुविधा होगी कि हमको किधर कैसे मूवमेंट करना है। आपको जब किश्तवाड़ के प्रक्रम में जो आप फील्ड में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो जब तक आपका घुमा हुआ नहीं रहेगा, जब तक आपका जाना हुआ नहीं रहेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट कभी सही नहीं रह पाएगा। इसलिए कि आप समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि वहां दिखता जो नजदीक में दिखता है, वहां हो सकता है कि जो बगल का 5 किलोमीटर पर दिखता हो, वहां जाने में आपको 1 घंटा लगे, और जो 15 किलोमीटर पर दिखता हो वो समझाने में 20 मिनट लगे। इसलिए कि वो रोड पर होगा, और जो 5 किलोमीटर में उसमें 1 किलोमीटर पैदल चलने की बात होगी, 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा वर्किंग एरिया के बारे में, जैसे मारुति जिले के बारे में बताया, इस जिले के बारे में बताया, तो हमेशा एरिया ऑफ ऑपरेशन को हमेशा आदमी को जब आप शुरू में ही देखे हुए रहेंगे, तो आपको काम करने में कभी कोई असुविधा नहीं होगी, और कभी आपको कोई आदमी, आपका अमीन आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सीधे शब्दों में आपको रूट मालूम रहेगा, आपको रास्ता मालूम रहेगा, आपको साधन मालूम रहेगा, तभी आप दूसरे का सुन भी सकिएगा और बता भी सकिएगा और समझ भी सकिएगा। इसलिए अपने जो भी एरिया में आप काम करते हैं, जो भी शिविर में जाते हैं, तो उस क्षेत्र की पूरी ज्योग्राफी को जरूर ध्यान में रखिए और जानकारी रखिए उसके बारे में। इसके बाद जो ये तो हुआ आपका वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में भी शिविर जो लगने हैं, वो शिविर बनाए जाना है अंचल स्तर पर। अगर गांव की संख्या वहां कम है, तो हो सकता है एक अंचल में एक ही शिविर हो। एक अंचल में अगर बड़ा अंचल होगा, नंबर ऑफ विलेजेस ज्यादा होंगे, तो 2 शिविर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो मान लिया कि 3 शिविर होंगे, तो तीनों का हेडक्वार्टर आपका इसमें तो नहीं रहेगा, अंचल में ही तो नहीं रहेगा, उस अंचल के दूसरे कन्वीनियंट प्लेस में रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनकन्वीनियंट प्लेस में उसको रखना है। बहुत सारे प्रायोरिटी उसकी यही है कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े, जैसे जो अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के बनाए गए हैं। पंचायत सरकार भवन जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है पंचायतों में, और उनमें सब तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, और उसमें मुखिया का ऑफिस मुखिया के लिए और सबके लिए बनाया गया है। वो वहाँ पर्याप्त जगह होती है, तो वहाँ अगर अच्छे जगह में रूट पर अगर मिलता है तो वहाँ बनेगा, और प्रयास भी यही रहेगा, हम लोग का भी यही रहेगा। हम लोग का भी गाइडलाइन यही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो दिया गया है, यही दिया गया है कि कन्वीनियंट जगह पर। ऐसा नहीं है कि अगर हमने जैसे एक जगह हम लोगों ने बनाया शिविर पंचायत सरकार भवन में, मालूम पड़ा कि वो काफी दूर था, वो जो था वो पब्लिक के लिए कन्वीनियंट नहीं था, ना पब्लिक के लिए कन्वीनियंट था, ना आम सरकारी कर्मचारी के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए कन्वीनियंट था। तो उसी पंचायत में दूसरी जगह एक पंचायत भवन बना हुआ था जो अलग से बना था, वो काफी कन्वीनियंट था। तो सिंपली आवेदन दे करके बंदोबस्त अधिकारी इसको लिखे, वहाँ के एसओ हेडक्वार्टर पर, उन्होंने सिंपली उसको चेंज कर दिया प्लेस को। कन्वीनियंट के हिसाब से हमको काम करना है, एकदम हर चीज में हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि हाँ यही जगह है तो यही जगह है। ऐसा कहीं कोई हर चीज में नियम कानून का वो नहीं होता है। सबसे पहली होती है आपकी और गांव रैयत की सुविधा। अगर हमको एक जगह काम करना है तो वहां सारे लोग पहुंच सकें, वैसी जगह होनी चाहिए। आप हर गांव में नहीं कैंप बना सकते हैं। कैंप में अगर 10-20 गांव हैं तो आप किसी एक ही जगह पर रह सकते हैं। तो वैसी ही कन्वीनियंट जगह होनी चाहिए जहां पर कि सारे लोग भी आ सकें आसानी से और आप भी आसानी से पहुंच सकें। अमीन के बारे में कॉमन डायरेक्शन यही रहते हैं कि वो शिविर में ही रहें और शिविर के एरिया में ही रहें। और आपको भी अगर अच्छे तरीके से काम करना होगा तो आपको कोशिश करनी होगी कि जहां तक हो सके उसके कन्वीनियंट अप्रोचिंग, कन्वीनियंट एंड जो जहां तक सुविधाजनक हो उस हिसाब से रहें, ताकि आप काम भी सही तरीके से कर सकें और आपके समय भी बचत हो और आपकी परेशानी भी कम हो। आप पटना से रह करके यार शिविर का काम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो काम है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये जो काम है सर्वे का, ये कोई ऑफिस वर्क पूरी तरह से नहीं है। इतने दिनों में आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये ऑफिस वर्क नहीं है कि हम 10 बजे गए, 5 बजे गए, 5 बजे तक काम किए, फाइल किए, कागज पत्र चिट्ठी पत्र किए, चल दिए। ये वो काम नहीं है। इस काम के नेचर को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमको अगर गर्मी के दिन में किश्तवाड़ का काम हो रहा है और नापी का काम हो रहा है, तो हमको सुबह के समय में कन्वीनियंट है काम करने में, न कि दोपहर में। हम दोपहर में जो धूप में हम जाएंगे, हम जो जाड़े के दिन में हम सुबह सुबह क्यों जाएंगे, गर्मी के दिन में हम दोपहर में क्यों जाएंगे? हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप ऑफिस में हैं कि नहीं हैं। हमसे हमारे काम की जानकारी ली जा रही है, हमसे हमारे काम का, हमको अपने। हाँ मनीष जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ हाँ सर नमस्कार। बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो ज्यादातर बेटर टाइम तो सुबह में होगा, क्योंकि सब लोग से हाँ मुलाकात बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 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 होगा और ये बात। दोपहर में जाने हाँ से तो कोई बिल्कुल। फायदा होगा नहीं। अब आपको अगर ये से भेंट करना है, वो दिन भर खेती करेगा, तो दिन में वो आपको भेंट होगा। वो तो खेत में कहीं काम कर रहा होगा, वो आपको कहाँ भेंट होगा? अगर जी आपको सर 10 आदमी से बिल्कुल भेंट करना बिल्कुल। है, अगर आपको 10 गो रैयत से भेंट करना है, तो आपको सुबह जाना ही पड़ेगा। हम तो बिल्कुल हम जाना सर होगा। खुद गांव से बिलोंग ही करते आप हैं। गांव अभी गांव खेती वाले इस बाड़ी बात को बहुत बाड़ी अच्छी में। तरह से समझ रहे होंगे। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सर्वे का काम कभी भी दोपहर में नहीं होता है। अगर आपको दोपहर में आप जा रहे हैं ना, वो करने, नापी जोखी कर रहे हैं, और वहां आपको एक आदमी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कौन बताएगा? और वही आप सुबह में पहुंचे 8 बजे, तो देखिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो आपको उसकी रैयत के कन्वीनियंट के हिसाब से काम करना है, सिर्फ अपना कन्वीनियंस नहीं देखना है। गांव वाले लोग, सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। सत्य प्रकाश जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। और सबसे पहले है सर कि आप पूरी एलआरसी टीम को मेरे तरफ से बधाई। आवाज, हाँ पूरे एलआरसी टीम को मेरी तरफ से बधाई हो सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने ये प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण को अंजाम तक पहुंचाने के काम किए हैं सर, इसका मैं नहीं, थैंक यू। इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने सिंसियरली, हम लोगों से ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। आप लोग सारे लोग मेरी बात सुन पा रहे होंगे कि आप लोगों की सिंसियरिटी ही हम लोगों के सक्सेस का आधार है। अगर आप लोग सिंसियर नहीं होते और आप लोग अगर सिंसियरली ट्रेनिंग नहीं लेते, तो हम लोग के मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप लोग की सिंसियरिटी ही हम लोगों का सक्सेस है। आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए ये मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इसके लिए पूरी आप लोग की टीम, पूरे आप लोग सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सारे लोग को मैं अपनी तरफ से जरूर शुभकामना देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंसियरिटी को किस तरीके से आप लोगों ने मेंटेन किया, आगे भी आप लोग मेंटेन करेंगे। आवाज थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आ रहा है आवाज। हाँ, तो इसलिए बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि, तो अभी मैं जो सारी बातों को जो समेकित कर करके जो शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, वो उसका मकसद सिर्फ इतना है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में आप काम करने जा रहे हैं, आप उसमें कहाँ पर हैं। उसके बाद वर्किंग एरिया आपका क्या है, किस जिले में काम करना है, एजेंसी कौन सी है, किस स्तर पर काम करना है, जिले में काम करना है, गाँव में काम करना है, शिविर में काम करना है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन आपका क्या है, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके साथ काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो एरिया सर्वे एजेंसी है, आप हैं, अंचल कार्यालय है। जो लोग की, कुछ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में आपके एरिया सर्वे एजेंसी है, इनडायरेक्टली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पूरे सर्वे प्रोसेस में हर आदमी को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व करें, यहाँ से थ्रू डायरेक्शंस की एसडीएम भी इन्वॉल्व हो जाएं, डीसीएलआर भी इन्वॉल्व हो जाएं। और लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग को ये चिंता होती है कि लोग ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं। तो ये बात अल्टीमेटली आप जान लीजिए कि आपका भी टॉप ऑफिशियल वही है जो उनका है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कोई कॉपरेट नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? आपका काम बाधित होगा,
आपका काम बाधित होगा, आप रिपोर्ट करेंगे कि साहब हम जाते हैं, हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, हमको कोई बता नहीं रहा है, हमको अंचल से कागज नहीं मिल रहा है, हम कैसे काम करें। तो क्या होगा कि आपके रिव्यू मीटिंग में बंदोबस्त पदाधिकारी रिव्यू करेंगे कि साहब क्यों नहीं हुआ, तो इनको अंचल से कॉर्पोरेशन नहीं मिला। उसी समय वो बुला करके उनको डांटेंगे, बोलेंगे, क्योंकि उनके भी अथॉरिटी वही है जो आपके हैं। तो एक आध बार ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम इनका काम नहीं करेंगे, इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये बात हमारे भी टॉप ऑफिशियल हैं उनके थ्रू हमारे तक आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए वो आपको स्वतः जो है धीरे धीरे, और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो होता है कि आपका जो मैंने शुरू में समझाया है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका जो बिहेवियर वो कैसा रहता है टुवर्ड्स पार्टनर। आपको एक बात जान लीजिए कि शुरू में आपको अपने कामों में बहुत ज्यादा नॉन कोऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा, एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने कोऑपरेशन लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक लेवल पर हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर हो। गवर्नमेंट लेवल पर किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ करके आपकी समस्याओं को सुनेगा, समाधान करेगा, आपको आपके लिए समय निकालेगा। पब्लिक लेवल पर रेपुटेशन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है रेवेन्यू का, इसलिए नहीं रहा है कि पब्लिक भी, जैसे हम जानते हैं सर्वे का काम कितना टफ है, आप इसी बात से अंदाज कर लीजिए कि आपने पूरा पढ़ा कैडेस्ट्रल सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 1897 से लेकर के 1920-25 तक चला, मतलब 20 से 25 साल। उस जमाने में, जिस जमाने में किसी तरह का कोई अपोजिशन नहीं था, हर तरीके से मोनोपोलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन था, मैन पावर की कोई वो नहीं थी, कमी नहीं थी उन लोगों के पास, और पूरा का पूरा उस समय के जो सेटलमेंट अफसर होते थे वो एक बार जब बनते थे तो सेटलमेंट पूरा करके ही निकलते थे। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी 10 साल 20 साल, पूरा सर्वे उनके नाम से जाना जाता था। अगर 1900 में किसी की पोस्टिंग हुई और 1910 में अगर सर्वे पूरा हुआ तो 10 साल उनको रहना पड़ता था। उस समय में भी 20 साल 25 साल लगा। उसके बाद आजादी के बाद डिविजनल सर्वे शुरू हुआ, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। डिविजनल सर्वे के बारे में आप लोगों ने एक्ट में पढ़ा। ये डिविजनल सर्वे 1960 के दशक से शुरू हुआ, 55 से 56 57 58 1960 से शुरू हुआ, कहीं 60 में 62 में चला, कब तक 80-85 तक चला आया। ओवरऑल रिजल्ट बिहार का 38 जिला कंप्लीट नहीं है। अगर इतना आसान होता तो क्या 25 सालों में 60 से लेकर के 85 के बीच में बिहार के 38 जिले कवर नहीं हो गए रहते? क्या ये समस्या हम लोग को देखने को मिलती? नहीं मिलती। हम लोग को बड़ी आसानी से पूरी तरह से रीजनल सर्वे किया हुआ जिला अभी भी उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अगर हम ये कहते कि चलिए 2-4 छूट गया था तो कोई बात थी, यहाँ तो आधे आधी पर प्रश्न चिन्ह है। आपको लगभग आधे जिले जो हैं अभी भी कैडेस्ट्रल से ही कवर्ड अप है। तो इस बात से आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इस काम की गंभीरता क्या है और ये काम अपने आप पे कितना टफ है। और जो सबसे बड़ा अंतर आया है पहले के सर्वे में और अभी के सर्वे में, बहुत बड़ा जो अंतर आया है वो ये कि पहले का जो सर्वे था, अंग्रेजों का जो था, रेवेन्यू का सोर्स बहुत बड़ा लैंड जो था वो सोर्स था रेवेन्यू का, और रेंट कलेक्शन के लिए सर्वे किया गया कि रेंट कलेक्शन को सही किया जा सके, मान जमींदारों का वर्चस्व खत्म किया जाए, रैयतों के अधिकार तय किए जाएं, इसलिए जो है सर्वे कराना जरूरी है। सर्वे कराया गया, रैयतों को राइट देंगे तभी हमको रेवेन्यू में मिलेगा। डिविजनल में भी रेंट कलेक्शन बहुत बड़ा इशू था। 80 के दशक तक, 90 के दशक तक रेंट कलेक्शन इशू था। 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटियों का एक्सपेंशन हुआ, डाइवर्सिफाइड हुई, रेंट लैंड की जो लैंड का डेवलपमेंट और लैंड से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो उतनी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं नजर आने लगी।
किसानों की समस्याओं का आप नहीं समाधान कर सके, उसके इतने समय के बाद भी बहुत ज्यादा आप एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हाईली डेवलप नहीं कर सके, तो क्या हुआ कि आपने उस वहां से रेवेन्यू को धीरे धीरे वाइंड अप किया। आप रेवेन्यू के लिए लैंड पर निर्भर नहीं रह गए। जमीन से प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू है भू राजस्व से, उससे सरकार को बहुत ज्यादा आज के समय में फर्क नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं माना जाता है। उससे ज्यादा सरकार दे देती है किसान को दूसरे रूप में, किसी न किसी रूप में वापस कर देती है। तो अब क्या हुआ कि अभी के समय में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई। डेवलपमेंट जो हुआ पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में, उससे क्या हुआ कि जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। रेंट कलेक्शन इशू नहीं रह गया, अब इशू हो गई जमीन। जमीन का डिस्प्यूट बढ़ने का सिंपल कारण यही है कि आपने गांव गांव में सड़क पहुंचा दी, डेवलपमेंट से गांव गांव में सड़क हो गई, बिजली हो गई, तो सड़क के किनारे की जमीन कीमती हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन हो गया, गांव में भी पेट्रोल पंप खुल गया, बाहर से पैसा आने लगा, आपका अब्रोड से जो है पैसा आने लगा, गांव में मकान बनने लगे, आवासीय जमीन महंगी हो गई, खेती की जमीन महंगी हो गई। तो आज के समय में जो प्रॉब्लम है वो है कि ओनरशिप की लड़ाई है। अब रेंट कलेक्शन इशू नहीं है कि किसी को कहिए कि रेंट नहीं मिल रहा है, हमको रेंट दीजिए, तो हर आदमी रेंट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसकी ओनरशिप क्लियरली एंड क्लियरिफाई हो और कम से कम उसको सहूलियत में उसका जो है ओनरशिप अनडिस्प्यूटेड हो। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में लैंड जो है वो एसेट के रूप में देखा जाता है। बगल में झारखंड में या बहुत सारे जगहों में लैंड जहाँ पर लेवल नहीं होता है, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत लैंड से लेवल नहीं होता है, तो वहाँ एसेट के रूप में नहीं लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि वो सेल नहीं कर सकते हैं, सेल का उनको पावर नहीं मिला हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ उसको एसेट के रूप में देखा जाता है, तो ये समस्या आनी है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि बड़े डिस्प्यूट में किसी भी जमीन में हर आदमी चाहेगा कि गलती सही करा करके जमीन अपने नाम से कराएं, सरकारी जमीन कराएं, दूसरे का जमीन कराएं। आपको रहती जमीन का सुनवाई करना है तो वहां आपको हमेशा सावधानी करनी पड़ेगी कि पहली बात कि जस्टिस जो हो वो नेचुरल जस्टिस हो। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आदमी को पर्याप्त मौका देना और मौका देने के बाद उसके कागज के हिसाब से लीगली जो भी उसका बनता है उसको देना। और दूसरी बात ये कि डिस्प्यूट से बचने की कोशिश करना। अगर लैंड डिस्प्यूटेड है, दो आदमी के बीच विवाद है, तो कोशिश करना है कि वहां पर हमको डिस्प्यूट से बचते हुए काम किया जाए। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इलीगल तरीके से ट्रांसफर नहीं करना। कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी लैंड का ओनर यहाँ नहीं है, दूसरा आदमी है, वो आदमी आपको हर तरीके से कन्विंसिंग कर देगा कि आप कीजिए, कहीं कोई अपोज नहीं है, जमीन हमारी है, कब्जा हमारा है, वास्तव में वो जमीन दूसरी की, आपको पक्का मालूम। तो वैसे मामलों में बिल्कुल जो है अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखना और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, क्योंकि जो समस्या अभी आपको तुरंत नजर नहीं आएगी वो बाद में नजर आ सकती है। आपने बिना देखे या बिना समझे या किसी का पक्ष लेकर के अगर आपने फैसला कर दिया और उस समय में अपोजिट वाला कुछ नहीं बोला, आप बाद में वो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो पूरे दल बदल के साथ आएगा और सब पूछेगा कि आप कैसे कर दिए। और अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी वहां पर नहीं दिखाई देगी, आपकी न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई देगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए किसी के प्रभाव में आने से पहले, किसी के कहने से पहले, किसी के दबाव में आने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो करने जा रहे हैं इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी या हमारे उस पर निष्पक्षता पर कहीं बहुत ज्यादा आंच नहीं आए। कोई ये नहीं कर सके कि हाँ कैसे आप कर दिया, आंख मूंद के कैसे कर दिया, जब जान रहे थे कि ये पेपर है, ये ऐसा मामला है, ये जमीन की नहीं है, तो आप कैसे कर दिए। सरकार भी यही पूछती है कि साहब आप जान रहे थे कि आम जमीन है, इस पर रोड बना हुआ है, तो आप इनके नाम पर कैसे कर दिए, जो आपको कागज सामने में था तो आपने कैसे कर दिया।
तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी चीज होती है। जमीन के मामले में अगर नहीं की जाएगी, अगर नहीं मेंटेन किया जाएगा तो ये बहुत दूर तक पीछा करेगा। दूर तक पीछा करने का मतलब ये हुआ कि साल भर के बाद भी मामला निकलेगा, 2 साल के बाद भी मामला निकलेगा। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में के काम में और रेवेन्यू के काम में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये किसी के एसेट के और ओनरशिप से जुड़ा हुआ मामला है। डेवलपमेंट में होता है ना, पुल पुलिया बना, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, टूट गया, अगर 10 साल के बाद उसकी क्वालिटी कोई चेक करके क्या करेगा? आप लोग टेक्निकल साइड से हैं, आप लोग इस चीज को समझते होंगे कि डेवलपमेंट के वर्क में एक समय के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रोड खराब बना दिया, 10 साल तक कोई जांच नहीं किया, 5 साल, तो उसके बाद वो करिए कि क्या करेगा? लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ 5 साल बाद भी मामला उखड़ सकता है, क्योंकि जमीन कहीं जाने वाली है नहीं। जमीन और जमीन का वैल्यू जो है ना, वो अपनी जगह कायम है। उसकी ओनरशिप की लड़ाई है तो है, और हर आदमी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई लेवल के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे आप हो या हम हो। हर आदमी का कहीं ना कहीं से जमीन से इन्वॉल्वमेंट जरूर है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जिस पक्ष को हम के लिए हम के पक्ष में हमने काम कर दिया वो बहुत मजबूत है, हमको बचा लेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका अपोजिट उससे बहुत कमजोर हो सकता है उससे भी मजबूत हो। आपने किसी उच्च वर्ग के पदाधिकारी का, प्रशासनिक पदाधिकारी का प्रभाव में आकर के या किसी तरीके से आपने मान लिया कि उनका पक्ष लेकर के आपने निर्णय दे दिया कि चलिए भाई दे दिया निर्णय, भाई इतने बड़े हैं, इतने बड़े IAS पदाधिकारी हैं, इतने बड़े प्रशासकीय पदाधिकारी हैं, इतने बड़े हैं, तो क्या होगा, इनका सही ही होगा सब कुछ। बाद में मालूम पड़ा कि उनके जो अपोजिट हैं वो कहीं हाई कोर्ट में जज हैं। तो कभी भी निर्णय जो है, किसी भी चीज का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं करना है, और बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कभी निर्णय पर नहीं पहुंचना है, चाहे कितना भी मामला जो है VIP से जुड़ा हो या कितना भी गंभीर मामला क्यों नहीं हो। हबड़ा करके कभी किसी निर्णय पर बहुत जल्दीबाजी में निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो उतना बड़ा गलती नहीं होगा जितना कि ये कि आप गलत करेंगे। गलत करना हमेशा ज्यादा गलत होता है नहीं करने की अपेक्षा। नहीं होगा तो यही होगा कि आपने नहीं किया, लेकिन गलत करेंगे तो सीधे आपके ऊपर ब्लेम जाएगा कि इंडिविजुअली आपने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। इसलिए रहती जमीन में ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी का प्रॉपर्टी के साथ आप किसी का ओनरशिप डिसाइड करने जा रहे हैं, और आपका किया हुआ काम आगे चल करके कोर्ट में टाइटल का भी आधार बनेगा। टाइटल हम निर्धारण नहीं करते हैं, हम टाइटल सूट में नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके आधार जरूर बनते हैं। जब आज भी हम कोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर के, तो लोग यही कहता है कि पिछले सर्वे में क्या लिखा है, किसके नाम पर लिखा हुआ है, यही पूछता है। तो ये चीज जरूरी है। इसके बाद हम लोग अब जो अगले स्टेज में, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा कि सर्वे का जो प्रोसेस फ्लो हम लोग का है, एक बार हम लोग उसको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कई बार आप लोगों ने पढ़ा, कई बार समझा, किस्त वार खानापुरी से पहले के काम होते हैं, अधिसूचना होती है, उद्घोषणा होती है, उद्घोषणा के बाद फिर प्रपत्र 1, 2 में स्वघोषणा, 3 में वंशावली, 3-2 में याददाश्त पंजी, फिर 4 में सत्यापन, 5 में आपका खतियानी विवरणी, 6 से शुरू हो जाता है रिकॉर्ड ऑफ। हाँ आनंद जी कुछ बोल रहे हैं? हेलो। हाँ आनंद जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जो उद्घोषणा है सर, हाँ तो जैसे हम अधिकार अभिलेख जब दे देते हैं, हाँ, तो उसके बाद जो आपत्ति देते हैं उनका रिसीविंग क्यों नहीं देते हैं सर? रिसीविंग किसका रिसीविंग नहीं देते हैं? रिसीविंग देते ही हैं। नहीं, अधिकार अभिलेख का जब होता है उस समय जब आपत्ति आते हैं। अधिकार अभिलेख का कहाँ? आप तो खानापुरी पर्चा जो देते हैं, खानापुरी पर्चा जो देते हैं वो तो आप देते हैं, ठीक है, आप बांटते हैं। उसके बाद जब आप दावा आपत्ति के लिए, आप देखिए प्रपत्र 12 के बाद या उसके पहले सूचना का प्रपत्र है ना, उसमें जो है
तो कहाँ पर के रिसीविंग की आप बात कर रहे हैं कि रिसीविंग नहीं देते? किसको रिसीविंग नहीं देते? प्रपत्र 21 में जो दावा आपत्ति जो करते 21 हैं। वाला 21 वाला जी। हाँ 21 वाले के 20 के बाद की जो प्रक्रिया है जी जी। हाँ वो अलग उसके है। बाद हाँ 20 जी के बाद के बारे में नहीं ज्यादा नहीं, वो करना है, दिमाग लगाना है। 20 के हमको तो हाँ दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था जब हाँ हम लोगों को यहाँ पे 9 में 10 में जब दे रहे हैं हाँ रिसीविंग। हाँ 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 नहीं और 20 इसमें नहीं 20 के बाद क्या किया जाता है ना, देखिए 20 के बाद की प्रक्रिया को थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टेड भी किया होना गया चाहिए। है। देखिए जी जी शॉर्ट लिस्टेड इसलिए किया जाता है कि जी। मामले कम होते हैं। ये मान के चला जाता है कि ज्यादातर मामलों का निष्पादन हो जाता है और उसके बाद अगर कोई रिसीविंग लेना चाहता है तो नहीं देगा कोई, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे सकता है या नहीं ले सकता है। अगर कोई दावा देगा 20 के बाद ही, हाँ। मान लिया दावा अगर देगा तो जी 21 में जो प्रपत्र आपत्ति कर दावा देगा, आपत्ति करेगा, उसी की कॉपी जी। पर चाहेगा तो रिसीव करवा लेगा अच्छा, उसी रजिस्टर कॉपी में। पे। हाँ उसी कॉपी पर रिसीव करवा लेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमने फॉर्म्स की शॉर्ट लिस्टिंग की है, अगर हमने जी फॉर्म की संख्या को कम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के, आज आप कहीं भी ऑफिस में एप्लीकेशन देने जाते हैं तो उसकी जी रिसीविंग का तो कहीं कोई फॉर्मेट होता नहीं है। आप क्या करते हैं, या तो खुद रिसीविंग बनाते हैं कहाँ हाँ प्राप्त किया, या तो उसी की दूसरी कॉपी पर आप रिसीव करवा लेते हैं। जी जी। मतलब ये होता है कि अगला आदमी से आश्वस्त हो जाए कि हाँ ये हमने प्राप्त किया, इसका एक अच्छा। प्रूफ होना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। और वहां पर चूंकि मास लेवल पर नहीं होना है इसलिए इसके लिए अलग से नहीं किया गया। शुरू में अच्छा जो शुरू के स्टेजेज में इसलिए किया गया है कि शुरू के स्टेजेज में वो मास लेवल में आना है, जानते हैं कि मैक्सिमम लोग देंगे, अच्छा। और मैक्सिमम लोग अगर देंगे और उनको अगर प्रॉपर तरीके से रिसीविंग नहीं दी जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि सबका सब इधर उधर हो गया। जब खोजने लगे तो कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन को सही करने के लिए वैसा किया जाता है। अच्छा। ठीक है। तो हमारा कहना यह था कि जो आप लोग समझे कि किश्तवाड़ खानापुरी से पहले वाले काम हम लोग करते हैं, किश्तवाड़ खानापुरी करते हैं, वहां पर क्या होता है कि काम जो होते हैं वो बहुत सारे काम पैरेलल भी चलते हैं। आप एक तरफ एजेंसी से नक्शा लेकर के बाउंड्री भी मिलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्वघोषणा भी ले रहे हैं, सत्यापन का भी काम हो रहा है, और फील्ड में जा रहे हैं तो किश्तवाड़ का काम करने के साथ अगर आपका रैयत अगर कागज दे रहा है तो उसको भी ले रहे हैं। मतलब खानापुरी का भी काम थोड़ा बहुत हो रहा है। एक ही काम के लिए 3 बार जो जाता है अमीन, अगर उसको एक ही बार में बहुत सारा काम हो जा रहा है तो उसको करने में कोई मना तो नहीं कर रहा है। कागज पर वो प्रोसेस अलग अलग दिखते हैं जरूर, लेकिन अच्छा। हाँ ये जरूर है कि सुनवाई का काम है वो पूरी तरह से अलग है। जब तक किश्तवाड़ खानापुरी का काम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक वो काम शुरू नहीं होगा। जब तक हम हाँ। प्रपत्र 6 फाइनल नहीं कर लेंगे तब तक हम खानापुरी पर जी जब बांट नहीं देंगे तब तक तो जी हम सुनवाई करेंगे नहीं। जी। नोट कर दीजिए। तो कुछ काम हैं जो कि एक फेज के बाद दूसरा फेज आएगा, जब वो खत्म होगा तभी वो फेज आएगा। सुनवाई का काम कभी भी पहले नहीं आएगा। लेकिन किस्त में शुरू के काम में अब हम खतियानी विवरणी बना रहे हैं तो हमको कहाँ कोई मना कर रहा है कि आप स्वघोषणा नहीं लीजिए, आप बाउंड्री नहीं देख सकते हैं या बाउंड्री पर नहीं जा सकते हैं, ग्राम सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, एजेंसी का इससे नक्शा लेकर के नहीं आप मिलान कर सकते हैं। कामों को काम इंटरलिंक्ड हो जाते हैं और उसी अच्छा। क्रम में बाद में होने वाला काम भी अगर पहले हो जा रहा है, खानापुरी का काम अगर किश्तवाड़ में हो जा रहा है तो उससे कोई हर्जा नहीं है। कागज में वो प्रोसेस में वो आ रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। नहीं क्वेश्चन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो अधिकार अभिलेख बनाते हैं तो ये बात जान लीजिए कि कभी भी खतियान हो या अधिकार अभिलेख हो या आप लोग चालू खतियान जैसे सुने होंगे, एक चालू खतियान कंटिन्यूअस खतियान जिसको कहते हैं, एक खतियान का जो कंटिन्यूअस अपडेशन होता है वो चालू खतियान होता है। किसी भी खतियान को बनाने से पहले, अधिकार अभिलेख को बनाने से पहले, मतलब चालू खतियान बनाने से पहले खेसरा पंजी बनाई जाती है। अंतिम के पहले भी हम लोग देखते हैं 19 में, प्रपत्र 19 में हम लोग खेसरा पंजी बनाते हैं, प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी बनाते हैं। खेसरा पंजी क्या होता है? खेसरा का मतलब क्या हुआ? पार्सल ऑफ लैंड, जो एक किसान के ओनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट खेत हैं, ये टुकड़ा है, उसके पास जितनी जमीन है उसका हिसाब, और उस सबको मिला करके हम खतियान बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जमीन का हिसाब मिलाते हैं, तब रैयत का हिसाब मिलाते हैं।
जब जमीन का जब खेसरापंजी का मतलब ये हुआ कि उसमें रैयत की जो जमीन नहीं भी है वो जमीन भी आएगी। और जब खेसरापंजी में जब हमको सारे खेसराओं का हिसाब मिल जाएगा और सारी जमीन पूरी हो जाएगी जो नक्शे पर हमको दिखाई दे रही है, तब हम उससे अधिकार अभिलेख बनाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ संजीत जी, हाँ मैसेज देख रहे हैं आपका, थैंक यू वेरी मच सर। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, हाँ और थैंक यू हाँ स्पेशली बड़ा डायरेक्टर साहब को सर, जिनकी हाँ वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। नहीं डॉक्टर साहब और हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, आप लोगों को तक, और आप लोग अगर समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ में आया है, क्योंकि सबसे ये बड़ी बात पूरी जो तरीके से डिफरेंट, हाँ पूरी सबसे तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज है सर। हाँ सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये बात आप जान लीजिए कि सर्वे, राजस्व और सर्वे दोनों बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है। जैसा आप लोग पढ़ेंगे, एक्ट जी पढ़ेंगे आपको कुछ समझ जी में जी नहीं आएगा, एक्ट को थ्रू आउट पढ़ेंगे जी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या इसका मतलब मीनिंग है। धीरे 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 समझ में जी आएगा। जी, ये सबसे बड़ा क्योंकि चैलेंज हम था लोग कि हाँ बोलिए। हाँ संजीत जी बोलिए, क्या बोल रहे थे, बीच में कट गया क्या, और कोई बोल रहा है? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली हम सारे लोगों का जो भी एसएससी कैंडिडेट है, हाँ सब लोग का जो बेस है वो इंजीनियरिंग है, बेस कोर हाँ इंजीनियरिंग है, हाँ सही बात है। और टोटली डिफरेंट जोन से अभी दूसरे जोन में जा रहा है, और उसमें भी उर्दू, अरबी, फारसी सब जो तरीके का लैंग्वेज है बटा और जो हाँ। लोकल लैंग्वेज है, जी नहीं तो तो इसीलिए ना ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के सामने भी कि टेक्निकल साइड जी को जी जो हम लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे और कहाँ से जी कैसे बताएंगे और क्या बताएं कि समझ में आ जाए। सबसे बट बड़ी सर, बात ये नहीं है। हाँ जी सारे क्लास में सर आपका क्लास सबसे अच्छा लगा सर, क्योंकि देसी स्टाइल में पढ़ाते हैं, देसी हाँ लैंग्वेज पकड़ के, जो हाँ लोकल लैंग्वेज है हाँ वो हम इजीली बेसिक समझ में आता है हाँ सर। हम हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे आज ही हमने जी जो आप लोगों के साथ जो शेयर करने के लिए जो किया वो यही था मेरा कि आप उस स्ट्रक्चर को समझें जिसमें आपको जाना है, जी काम करना है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को समझें, क्योंकि आप जाएंगे जी स्टेट जी लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, बहुत सारे लोग बिहार के भी नहीं हैं, बिहार से बाहर के हैं, बहुत लोग बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से उतना परिचित नहीं है, जी बहुत ज्यादा अंचल में और जिला में नहीं घूमे जी हैं, जी जी क्योंकि सारे लोग के पदाधिकारी, तो जी जी आप उन पदाधिकारियों के साथ अनुकूल व्यवहार तभी कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि कौन आदमी कहाँ पर है। जी जब जी आप सबके बारे में जानेंगे नहीं तो आप उनके साथ सही ढंग से अपना जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है, और आप लोगों के गाइडलाइंस में सर आगे स्मूथली भी काम होगा, आप तो लोगों ये गाइडलाइंस चीज जरूरी है। उसके बाद जरूरी था है। कि भाई आपको काम कहाँ जी करना है, ये चीज समझना जरूरी है। जी जिले में जाना है, जी कौन जी कौन जिले हैं, एजेंसी है, ब्लॉक है, ब्लॉक से अनुमंडल है, अनुमंडल जी से फिर ब्लॉक है, ब्लॉक से फिर आपको शिविर है, तो कहाँ पर जाके काम करना है, जी कैसे जी काम करना है। और जी जी सर्वे प्रोसेस के बारे में तो ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा ही है। सर्वे प्रोसेस के बारे में ये समझना जरूरी है कि हम लोग को करना जो काम करना है उसमें ये नहीं है कि ये काम बस अभी हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटरलिंक जो काम है उनके बारे में समझना। हाँ इंदु जी आप कुछ बोल रही हैं? Hello. हाँ Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Sir, thank you for your support. थैंक यू हेलो। वेरी मच। हाँ थैंक यू वेरी मच। सर मैम से बात नहीं हो पा रही, एक्चुअली कल की मेरी अटेंडेंस रह गई थी, लाइट भी चली गई थी, फोन अच्छा डिस्चार्ज अच्छा, हो गया था। कल आपका वो था क्या, इंट्रैक्शन में था क्या? सर नहीं, सेकंड क्लास का अटेंडेंस रह गया था। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, हम कह देंगे मैडम को। सर सुरभि मैम से एक बस बार आप बोल अच्छा ठीक देते। है, मैम को बुलाते हैं। अभी मैम से भी जो प्रॉब्लम्स है आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अभी सर हम थैंक यू। बुलाते हैं। बस 2 मिनट के बाद, हम 5 मिनट के बाद फिर उनको देते हैं। हम 1 मिनट के लिए मैं जरा ब्रेक करना चाहूंगा। हाँ तो
मैम को भी मैं देता हूँ, जरसूल भी मैम को कर दीजिएगा, आएंगे 5 मिनट के लिए। तो ये जो हम लोग ने प्रोसेस के बारे में समझा कि अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने किश्तवाड़ खानापुरी के पहले वाले काम के बारे में किया, किश्तवाड़ खानापुरी की हम लोगों ने मैप, किश्तवाड़ में बेसिकली मैप मेकिंग का प्रोसेस पूरा किया, और ओनरशिप डिसाइड करने का काम जो है कागज के आधार पर वो हम लोगों ने खानापुरी में किया। और इसके बाद फिर हम लोग इंटर कर गए सुनवाई के प्रोसेस में। अब यहाँ पर एक जो सबसे जरूरी चीज होती है कि सुनवाई का काम करने से पहले हम लोग का डाटा एंट्री का काम कंप्लीट हो जाए। प्रपत्र 6 में जितने भी हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए वो हमारे डाटा एंट्री में प्रपत्र 6 में सही ढंग से कलेक्ट हो जाए, और हमारा खानापुरी पर्चा बन जाए, सही ढंग से बन जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तभी हम सुनवाई कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ खानापुरी पर्चा बनाने पर रहेंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि हाँ इसका तमिला हुआ कि नहीं हुआ, मिला कि नहीं मिला लोगों को, इस बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा सुनवाई जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कल को क्लेम करेगा कि साहब हमको मिला नहीं। इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो रैयत हैं उनको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अरे कुछ लोग खोज रहे थे, ये आपको खोज रही थी कल के अटेंडेंस के लिए, कल का अटेंडेंस नहीं लगा था कल के। हाँ अच्छा, नहीं अच्छा ठीक है। तो ये जो है सुनवाई में जब आप 12 के पहले जब सुनवाई करते हैं तो प्रपत्र 12 के पहले, प्रारूप प्रकाशन के पहले रहती मामलों में आपने सुनवाई की, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहेंगे तो यशु नहीं सुनेंगे। कहीं कोई नहीं है बिल्कुल एकदम, मान लिया एब्सेंट है ही नहीं है, तो यशु आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, या रहती मामले में बिल्कुल छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। उसी तरीके से जैसे प्रपत्र 12 के बाद जब सुनवाई होगी तो आपका रोल बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा। जो भी मामले आपके द्वारा जो सुने गए पूर्व में, उन पर अगर पुनः उनके द्वारा सुनवाई की जा रही है तो आपको ही बताना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में मामला क्या था। क्योंकि अगर डिसीजन में चेंज होता है तो जिसने डिसीजन दिया है उसकी जानकारी में भी होना चाहिए। और 12 के बाद जब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होता है, अगर खेसा पंजी में या खतियान में जो किसी तरह की कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो पूरा खानापुरी दल जो है वो इन्वॉल्व माना जाता है। उस खानापुरी दल में आप भी हैं, अमीन एएसओ कानून को, तो उस खानापुरी के दल के दायित्व केवल इतना ही नहीं है कि वो कर दिया, हाँ खानापुरी कर दिया और प्रकाशन कर दिया। वो अंतिम प्रकाशन के पहले अगर लगान निर्धारण होना है, अब उसमें अगर वो भी अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो वहां भी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आगे जाकर के त्रुटि न हो, इसलिए शुरू से ही सिंसियर रहना। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं ना, चलिए। तो ये सारे आज आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो रही है। आप लोगों का फाइनल टेस्ट हम लोग अब संडे को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। अब इसके बाद जो एक चीज जो रह गई, जो सारी चीजें मैंने बता दी आपको, प्रोसेस फ्लो के बारे में मोटा मोटी बता दिया, वर्किंग एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की सब आपने समझ ली। अब जो मेन है कि जिस चीज को समझने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो है एक्ट और रूल वाली बात, कि बीटी एक्ट, पीपीएसटी एक्ट, बीएलआर एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, सीलिंग का अधिनियम। तो ये सारे अधिनियम ऐसा नहीं है कि सबको धारावाही याद करने के लिए अधिनियम है। इन सब अधिनियमों से रिगार्डिंग आपको जरूरत पड़नी है, इसलिए इनके बारे में जानकारी जरूरी है। क्योंकि सुनवाई के क्रम में तरह तरह के कागजात आएंगे, कोई बंदोबस्ती का पेपर आएगा, कोई भुदान का कागज लेकर के आएगा, कोई चकबंदी का कागज लेके आएगा, और अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। एक्ट के बारे में अगर आपकी मास्टरी हासिल नहीं होती है, अगर आप बहुत डिटेल में नहीं समझ पाते हैं, बहुत विस्तृत ढंग से, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। वो आप काम करते करते स्वतः आप धीरे धीरे
जब आप अध्ययन करेंगे और जब आप चीज़ों को एक एक करके समझेंगे तो आपको जो है समस्याओं का समाधान मिलता चला जाएगा। और इसके लिए कभी भी जो है ये नहीं समझना है कि हम इतनी चीज़ें ये चीज़ें नहीं जानते हैं। हम कितना अधिक से अधिक जानते हैं ये पर्याप्त होना चाहिए कि हम काम की चीज़ें सारी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, हम प्रोसेस को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। और इस चीज़ से कभी नहीं घबराना है। कोई भी आदमी आपको अपने आप में बहुत कंप्लीट नहीं मिलेगा। लैंड एक ऐसा इशू है, सारी चीज बताने के बाद भी आप जब फील्ड में जाएंगे तो कहेंगे कि जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसमें एक का भी समाधान हमको नहीं मिला। बहुत सारी समस्याएं ऐसी आएंगी जिसका समाधान पहले से नहीं दिया जा सकता है। क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होंगी, अलग अलग तरीके की आएंगी, अलग अलग तरीके का रैयत, अलग अलग तरह का पेपर, अलग अलग तरीके के इशू, डिस्प्यूट। तो इसके लिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसके बारे में हम पहले से नहीं जानते, हम कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे जो है आप जैसे जैसे समस्याओं से रूबरू होंगे, काम करेंगे, अपने आप आपको जो है क्लियर होते चला जाएगा। और मेरी बहुत जो शुभकामनाएं हैं कि अब हम लोग ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस शुरू करने जा ही रहे हैं इस महीने के लास्ट से, कि आप लोग को एक हफ्ते का हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देने की योजना बना रहे हैं कि क्षेत्र में ले जा करके, गांव में ले जा करके ETS और DGPS के साथ प्लॉट को दिखाया जा सके, समझाया जा सके, नक्शा दिखाया जा सके, नक्शे के साथ, मानचित्र के साथ, स्पेशल सर्वे का मानचित्र, पिछले सर्वे का मानचित्र, ETS DGPS के साथ क्षेत्र में जाकर देख सकें कि हाँ क्या आड़-मेड़, चौहद्दी, त्रिसीमाना ये क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आदमी देख सके। जब एक बार आंख से देख लेंगे तो जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सारी रिमाइंड कर जाएंगी। उन चीज़ों को आपको समझना जो है आसान हो जाएगा। और मैं इंदु जी, आपने जो कहा मैडम को कन्वे कर दिया है मैंने आपको, बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ सिस्टम में कुछ काम में लगी हुई हैं और अटेंडेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है, वो हम लोग देख लेंगे। और उसके लिए चिंतित होने की बात नहीं है कि अगर अटेंडेंस नहीं लगा है किसी का। बेसिकली आपने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की नहीं की, ये सारा का सारा रिफ्लेक्शन आपका आपके असाइनमेंट के थ्रू ही हो रहा है और बाकी जो बचा हुआ है वो फाइनल के थ्रू हो जाएगा। और ओवरऑल जो आपकी सिंसियरिटी केवल जो है हम असाइनमेंट, क्विज और अटेंडेंस ये सब सही है। अगर किसी का अटेंडेंस 2-4 बार छूटा है या उससे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके साथ भी है, टेक्निकल इशूज हम लोग के साथ भी होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जिस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात होती है कि अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग कराने लगेंगे तो कितना अधिक समस्याएं आएंगी कोरोना के चलते, आप समझ रही हैं। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, रेजिडेंस का प्रॉब्लम है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से ऑफलाइन प्रॉब्लम ट्रेनिंग की अपने प्रॉब्लम्स और अपना समाधान, उसी तरीके से ऑनलाइन का भी है। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम फ्री सिस्टम प्रोसीजर है और प्रॉब्लम फ्री वो है। जिसके साथ नेटवर्क का इशू है, बहुत सारे लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अभी अमीन की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा ग्रुप है, तो टेक्निकल इशू ज़्यादा आ रहे हैं। तो टेक्निकल इशूज को ये मानते हुए कि इशूज आएंगे, हम लोग भी समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर किसके साथ क्या इशू है। और यही कारण है कि हम लोग असाइनमेंट भी लिए तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिए और छोड़ दिए। एक बार में अगर किसी को मौका नहीं मिला तो फिर दूसरी बार उसको वो कर दिया। हम लोगों ने बार बार मौका दिया है और बार बार हम लोगों ने किया है। इसलिए जो है इस सब के बारे में कोई चिंता की बात नहीं करनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और